नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी के अंदर जनसंख्या परिवर्तन का स्थानिक प्रतिरूप। यानी कि जनसंख्या में जो परिवर्तन आया है वो स्थान के अनुसार किस प्रकार आया है, अलग अलग महाद्वीपों में कैसे आया है और उनकी वृद्धि दर वो क्या रही है। तो ये कहता है, इसमें आप देख सकते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि दर है वो भिन्न है, यानी कि अलग अलग पाई जाती है। अफ्रीका में सबसे अधिक वृद्धि दर पाई जाती है कि 2.4 जो अफ्रीका महाद्वीप है, जैसे इसको हम अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं कि हमने पृथ्वी पर 7 महाद्वीप बनाए हैं, उस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आज वृद्धि है वो सबसे अधिक है। उसी के अंदर लाइबेरिया है जहाँ पर सबसे अधिक है वो वृद्धि दर पाई जाती है। नाइजीरिया में अफ्रीका की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है और इन सहारा मरुस्थल में क्या है, अफ्रीका में इन देशों के अंदर कम जनसंख्या देखने को मिलती है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, यहाँ पर क्या है, मोरक्को हैं। सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है यहाँ पर मौजूद हैं। उसी प्रकार इसमें ये कहते हैं कि इसके पश्चात लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका के अंदर क्या है, वृद्धि दर वो 1.6% ही पाई जाती है। उसी प्रकार एशिया के अंदर 1.4%, ओशिनिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1.3 और उत्तरी अमेरिका के अंदर 0.9% हैं वृद्धि दर है। वहीं यूरोप में जनसंख्या लगभग शिथिल हो गई है। इस महाद्वीप में 1995 से 2000 में शून्य वृद्धि दर है वो पाई गई है, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता दर भी ज़्यादा है और औद्योगिकरण भी ज़्यादा है, मशीनीकरण ज़्यादा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उस प्रकार यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी वृद्धि दर है वो काफ़ी कम पाई जाती हैं। जो सबसे अधिक वृद्धि दर है वो कहाँ पाई जाती हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मौजूद हैं। वहीं अंटार्कटिका जो महाद्वीप है हमारा वो क्या है, मानव विहीन है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या वो नहीं पाई जाती, सिर्फ वैज्ञानिकों के अपने अनुसंधान के अंदर ही स्थापित हैं। आगे ये कहता है कि जनसंख्या में अफ्रीकी देशों में लाइबेरिया में सबसे अधिक वृद्धि दर पाई जाती है, 8.2% की वृद्धि दर पाई जाती है। इसके बाद रवांडा का नंबर है, इसका जनसंख्या वो 7.7% की वृद्धि दर से बढ़ रही है। वहीं नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर समस्त अफ्रीका जितनी अर्थात 2.4% वृद्धि दर है वो पाई जाती हैं। इस वृद्धि दर से नाइजीरिया की जनसंख्या को लगभग 25 वर्षों में क्या हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी। एशिया के अधिकांश मुस्लिम देशों में 2% से अधिक वृद्धि दर है वो आज पाई जाती हैं। इसमें अफ़गानिस्तान है, इराक है, कुवैत हैं, पाकिस्तान, सीरिया, यमन आदि क्या हैं, प्रमुख हैं। चीन में अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को 0.9% निम्न स्तर पर लाने में अभूतपूर्व सफलता उसने प्राप्त की है, क्योंकि उसने जनसंख्या नियंत्रण में अनेकों प्रकार के कठोर नियम है वो बनाए हुए हैं। वहीं ये कहता है कि भारत में भी जनसंख्या की वृद्धि दर को सबसे कम प्रयास है वो आज किए जा रहे हैं और इस देश ने 1995 से 2000 की अगर बात करें, वृद्धि दर की बात करें तो 1.6% की जो वृद्धि दर है वो घटाने में सफलता प्राप्त की है। वही हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर सूडान है, चाड है, मोरक्को हैं, नाइजीरिया हैं, जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती हैं। उसी प्रकार भारत में यमन, ओमान, कुवैत, इनमें जनसंख्या वृद्धि दर है वो सब ज़्यादा पाई जाती है। भारत ने भी वृद्धि दर कम करने में सफलता प्राप्त आज है वो कर रहा है। वहीं चीन में जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये भी क्या है, आज बहुत कम जनसंख्या वृद्धि दर में उसने सफलता प्राप्त की है। आगे ये कहता है कि विगत दशक में यानी कि इन पिछले दशक में क्या हुआ है, जैसे कि यूरोप में जर्मनी समेत यूरोप के अनेक सबसे बड़े देशों में जनसंख्या में थोड़ी लेकिन सतत कमी हुई है। कुछ यूरोपीय देशों में शून्य तथा ऋणात्मक वृद्धि दर पाई जाती है, माइनस में आज वृद्धि दर है वो पाई जाती हैं। इटली, पुर्तगाल और स्पेन में शून्य जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई हैं। उसी में यूक्रेन भी शामिल हैं। बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया और लिथुआनिया
और रोमानिया और स्लोवाकिया में क्या है, आज ऋणात्मक वृद्धि दर है वो देखने को मिली है। जो हमारा यूरोप महाद्वीप है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप में यूक्रेन है, बेलारूस हैं, हंगरी हैं, बुल्गारिया हैं, वहीं लातविया हैं, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम वृद्धि दर वो देखने को मिली है। जर्मनी में और फ्रांस, स्पेन ने भी अच्छी खासी इसने सफलता प्राप्त की है वृद्धि दर को कम करने में। वहीं 1950 और 1995 और 2000 में लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका के अंदर क्या है कि वेलीज, बोलिविया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ और पराग्वे में जनसंख्या वृद्धि दर को 2% से अधिक थी। इस अवधि में क्यूबा में जो न्यूनतम है वो 0.4% वृद्धि दर पाई गई थी। क्यूबा में सबसे कम जनसंख्या पाई गई है। यहाँ पर क्यूबा की जो राजधानी हवाना है वो यहाँ मौजूद है। हम दक्षिणी अमेरिका, पराग्वे हैं, वहीं उसी प्रकार आगे पेरू हैं, कोलंबिया हैं, इक्वाडोर हैं, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, वेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, इन देशों के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर है वो लगभग 0.4% पाई गई है। उसी प्रकार आगे करते हैं। आगे ये कहता है कि यद्यपि जनसंख्या की यह वास्तविक परिवर्तन दर धीमी लगती है, लेकिन यह 2 कारणों से भ्रांतिजनक भी हो सकती है। प्रथम, ये एक छोटी वार्षिक वृद्धि दर है, बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए प्रयुक्त होती हैं, तो यह एक बड़े परिवर्तन को जन्म देती है। विश्व की वर्तमान जो आज जनसंख्या है लगभग 7 अरब जनसंख्या के लगभग हैं। यदि 1.4% की वृद्धि दर से भी अगर बढ़ रही है तो 1 वर्ष के अंदर 8.2 करोड़ लोग हैं वो बढ़ जाते हैं, जो लगभग उतनी ही है जितनी जर्मनी की कुल जनसंख्या है। यानी कि हर साल अगर यही जनसंख्या वृद्धि दर इन महाद्वीपों की रही तो लगभग जितनी जर्मनी की टोटल जनसंख्या है 8.2 करोड़, उतनी जनसंख्या विश्व में बढ़ जाती है। दूसरा परिवर्तन है उसका संचयी है, क्योंकि कुछ वर्षों में वृद्धि दर धीरे धीरे घटते जाने पर भी कुल जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि भी थोड़ी बहुत होती रहती है। तो ये थी जनसंख्या परिवर्तन का स्थानिक प्रतिरूप, यानी कि हमने पढ़ा कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर वो आज पाई गई है। उसी प्रकार आगे हम करते हैं जननांगीय संक्रमण। जननांगीय संक्रमण में क्या है कि किस प्रकार आज वृद्धि दर वो बदलती जा रही है। जननांगीय संक्रमण का मूल आधार जन्म दर, मृत्यु दर तथा इसके अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि है। इससे मूल रूप में W.S. थॉमसन ने 1929 में इसको प्रस्तुत किया था। वहीं 1945 में फ्रैंक W. नेस्टोन ने जननांगीय विधि में से संशोधित किया था, यानी कि दोबारा इसको तैयार किया था। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जननांगीय संक्रमण की परिकल्पना है वो जननांगीय परिवर्तनों को ही दर्शाती, यानी कि जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं उनको दिखा रहे हैं। कि जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर, उसकी वास्तविक वृद्धि दर है। वहीं तीसरा है प्रवास के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये कहता है कि जब एक कृषि प्रधान ग्रामीण समाज अपनी तकनीकी आधार पर आ जाता है, यानी कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी और वह एक नगरीय समाज में बदलता जाता है, एक नगर में जब उसमें तब्दील होता है, तब जननांगीय परिवर्तनों में काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिनमें सामूहिक रूप से जननांगीय चक्र में समझा जाना आसान होता है। कि जो ग्रामीण खेतीहर हैं वो जननांगीय अगर संक्रमण में परिवर्तन आएंगे तो वो एक नगर में परिवर्तन होता जाएगा, और नगर में जब परिवर्तन होगा तो वहाँ पर तकनीक और औद्योगिकीकरण है वो शामिल होता जाएगा। इससे उनमें जीवन स्तर में और उनकी अनेकों प्रकार की जो जीवन की अवस्थाएं हैं उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आते जाते हैं। ये कहता है प्रथम अवस्था, इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता है, यानी कि जन्म दर अधिक है, और उच्च मृत्यु दर भी क्या है ज़्यादा, यानी कि मृत्यता भी ज़्यादा दिखाई गई है। इस कारण यह है कि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनः उत्पादन से
करते हैं। जनसंख्या में धीमी वृद्धि होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। ये है क्या है, ये आज से 200 वर्ष पूर्व सारे विश्व में इस प्रकार का माहौल है वो देखा जा सकता है कि यहाँ पर क्या है कि सारे विश्व के अंदर आज से 200 वर्ष पहले क्या है कि लगभग कृषि पर आधारित उनका आर्थिकरण था और वो क्या कर रहे थे, अनेकों प्रकार के लोगों के अंदर महामारियां थी, भोजन की निश्चित आपूर्ति नहीं थी, उससे जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही थी, यानी कि जन्म दर भी बहुत तेज़ थी और वहीं मृत्यु दर भी महामारियों के कारण, भोजन की कमी के कारण भी ज़्यादा थी और बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता था। अधिकांश लोग क्या थे, अशिक्षित थे, यानी कि निरक्षर थे, अनपढ़ता उनमें मौजूद थी, उनके अंदर प्रौद्योगिकी निम्न स्तर पर थी, यानी कि तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम होता था, टेक्नोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर थी। उसी प्रकार द्वितीय अवस्था में ये क्या कहता है कि इस अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता यानी कि उच्च स्तर पर बनी हुई है। यहाँ पर प्रारंभ में क्या होता है कि जो प्रजननशीलता, जो जन्म लेने की जो वृद्धि है वो उसमें क्या है, वो उच्च स्तर यानी कि ज़्यादा बनी हुई है, परंतु समय बीतने के साथ साथ यह घटती जाती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है, वहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और तकनीकी और वो प्रौद्योगिकी में बढ़ने में कारण होता है। शिक्षित लोग क्या कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के अपने परिवार नियोजन के नियमों को अपना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनमें काफ़ी परिवर्तन प्रजननशीलता में देखने को मिलता है। तो इस अवस्था में घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती हैं स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य से उन्नति होने के कारण क्या है, मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आती है कि जब व्यक्तियों के अंदर साक्षरता आ जाती है तो वो स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनमें स्वास्थ्य की उन्नति होने के कारण मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आती है, उनका जीवन स्तर में उच्च बनने का कारण भी अधिक है और अनेकों प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करना भी इसके अंदर शामिल होता है। अतः ये कहता है कि जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ने से क्या है, मृत्यु दर बिल्कुल कम होती है, लेकिन प्रजनन दर है, जो जन्म दर है वही वृद्धि दर है वो बनी हुई है जो हमारी प्रथम अवस्था में थी। इस प्रथम अवस्था में जो वृद्धि दर बनी हुई थी उसी प्रकार वे दूसरी अवस्था में भी बनी रहती हैं, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधाओं के होने के कारण क्या है, मृत्यु दर बहुत कम होती है। तीसरी अवस्था क्या है, ये अंतिम अवस्था है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं। जनसंख्या या तो शिथिल हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती हैं, उनके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक क्या करती है, परिवार के आकार को नियंत्रण करती है, परिवार नियोजन की जो नियम है, जो कानून है उसका क्या करती है, पालन करती है और अपने सतत पोषणीय विकास को देखते हुए अपनी आगे आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनको देखते हुए क्या करती है, जनसंख्या में परिवर्तन यानी कि प्रजनन दर को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। वर्तमान में विभिन्न देश जनाने के संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में आज मौजूद हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप आज भी ज़्यादातर जो देश है वो प्रथम अवस्था में ही शामिल हो रहे हैं। जैसे भारत है वो द्वितीय अवस्था में शामिल हो रहा है। वहीं जो देश हैं जैसे कि यूरोपीय देश हैं, अमेरिकी देश हैं, ऑस्ट्रेलियाई देश हैं, इन देशों के अंदर आज जन्म दर भी बहुत कम है और मृत्यु दर भी बहुत कम है। इस कारण क्या है कि वो तृतीय अवस्था में आज शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तकनीकी ज्ञान की कोई कमी नहीं है, शिक्षा है, नगरीकरण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।